हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का एडिक्यूटिव वेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शनल टेस्ट 3। मैंने पहले के टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अपने यूट्यूब चैनल पर करवाए हुए हैं, और जिसको उसकी अप्रोच सीखने की उस टेस्ट को हम कैसे आसान तरीके से मतलब बेस्ट अप्रोच से कर सकते थे, तो जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 3। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसी अप्रोच सीखेंगे कि जिससे आप आराम से ये पूरा जो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट था आपका, आप आराम से इसको 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे। बस आपको देखना है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ क्या आप उसी अप्रोच लगा के कर पाए थे इस क्वेश्चन को कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ए बी सी। और ए बी सी क्या है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है बी पे। मतलब हम इसके लिए सबसे पहले क्या बना देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें बोला था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है किस पे है, बी पे। बी पे तो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ए बी दिया हमें 5, बी सी दिया 12, तो ए सी कितना होगा 13, क्योंकि 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, इसका इन रेडियस। मतलब अगर हम इसके अंदर एक सर्कल बना दें ऐसे, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना दें हम, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमें बताना था कितना होगा। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस उसका फार्मूला क्या होता है कि अगर इसको अगर समझ लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो उसका आराम से फार्मूला हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ करना था कि हमें ए भी दिया था, बी भी दिया था, सी हमने निकाल दिया। मतलब हमें सिंपली 5 + 12 - 13/2 करना था। तो ये कितना आया था, 5 और 12 17, 17 में से 13 के 4, मतलब 4/2। तो आराम से हमारा कितना आया था, 2 सेंटीमीटर आंसर। तो बताइए इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को आप कर पाए थे कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था और आपका आराम से हो जाता ये क्वेश्चन। कुछ नहीं था इसमें, क्या दिया था, ए बी दिया था, बी सी दिया था। हमें पता है सिर्फ 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो हम सीधा करते 5 + 12 - 13/2। हमें और तो और डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो सीधा 5 + 12 - 13/2, तो आ जाता 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता। अब अगला क्वेश्चन ये था। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप किस अप्रोच के साथ कर पाए थे। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, जे एक रेडियस दिया है ओ पी। रेडियस दिया है हमें कितना है, ओ पी। और हमें पी क्यू दिया है, ये क्या है टेंजेंट। और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, बताओ ये कितना होगा 90 डिग्री का। मतलब ये हमारा जो है कौन कौन सा, पी एस और क्यू, ये हमारा क्या बनता, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें बोला है कि जो पी क्यू है 8 है, मतलब पी क्यू हमें दिया ये कितना है 8 सेंटीमीटर। क्यू आर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। मतलब जहाँ से लेके अगर हम जहाँ तक निकालें ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दिया है कि एस ओ 3 सेंटीमीटर, एस ओ 3 मतलब ये वाला 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। मतलब हमें बेसिकली बताना है पी ओ क्या होगा, ये बताना है हमें। अब देखो ये जो पी एस क्यू इज़ राइट एंगल ट्राइंगल है, गिवन है जी। मतलब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास पी एस होगा, पी एस कितना होगा 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 81 माइनस 64, मतलब कितना आ जाता हमारे पास, मतलब पी एस का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाता 17। मतलब जो पी एस है हमारा ये इतना सा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी √17। ठीक है, √17 होगी, क्योंकि ये 8 है, ये 9 है, और ये कितना होगा √17। तो हमें यही निकालना है पी ओ। पी ओ मतलब ये टोटल इतना सा कितना होगा √17 प्लस ये हमें दिया है कि इतना सा कितना है 3, तो √17 + 3। तो ये कौन सा था, ये ए पार्ट, मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, इतना सा था ये कि हमें क्या दिया था, इसमें क्या दिया था हमें, जे राइट एंगल ट्राइंगल है, जे 8 है, जे 9 है, तो ये कितना हो जाता √17। और जे √17 है तो ये हमें दिया था कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाता √17 + 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये था अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए सेट ऑफ कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 50।
सेट ऑफ कार्ड्स हैं, उसमें नंबर दिए हैं कि पहला नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही 50 तक दिए हैं। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम 2 कार्ड्स निकालें और वो दोनों के दोनों ऑड हों। अब अगर हमें 1 to 50 नंबर दिए हैं तो इसका मतलब 25 ऑड होंगे और 25 क्या होंगे, इवन। यही तो होगा इसका आंसर, ठीक है। 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे। अब हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं रैंडमली, हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ऑड होना चाहिए। अब देखो ऑड की पहला कार्ड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25 बाई टोटल कार्ड कितने हैं 50, मतलब पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 25 बाई 50। अब वैसे ही हम विदाउट रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, दूसरा कार्ड निकाल लेंगे। अब हमारे पास 25 थे ऑड कार्ड, अब ऑड कार्ड कितने बचे 24, मतलब दूसरा कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 24 अपॉन, अब 50 कार्ड टोटल थे, अब एक कार्ड निकाल दिया पीछे कितने बचे 49, तो ये आ जाएगा 25 बाई 50 इंटू 24 बाई 49, मतलब ये 25 2 से कट गया और ये 12 से, तो हमारा आराम से आंसर कितना आ गया 12 बाई 49। तो 12 बाई 49 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर की साइड ये है तो इसका एरिया कितना होगा, मतलब 5√3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, मतलब 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आता रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें रेक्टेंगल की साइड्स दी हैं, ये कितनी है ये, तो इसका एरिया कितना होगा, मतलब इसका एरिया कितना होगा 3 × 1, और समझ लो इसके साथ कुछ एक्स नंबर है, ये समझ लो 3x है, ये 1x है, ऐसे ही हम मान सकते हैं। मतलब इंटू एक्स का स्क्वायर, ये कितना होता है हमारे पास 75। अब अगर 3 से काटें तो ये कितना हो जाएगा 25, मतलब हमारे पास जो भी x होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, और देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2l + b, यही होता है। अब 2l कितना दिया है हमें 3 + 1 मतलब 4 8, 8 की वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 × 5 मतलब 40 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत, अब देखो ऐसा ही, अब ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे करवाते हैं। देखो हमें बोला कि एक कोन इज केप्ट ऑन ए सिलेंडर, ठीक है। समझ लो ऐसा आप सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे क्या आपके पास एक सिलेंडर है और बोला कि इसके ऊपर हमने क्या रखा है एक कोन, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर एक कोन हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें बोला कि हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हमें दी है 36 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट दी है ऊपर की कितनी होती है 36 सेंटीमीटर दी है। और हमें बोला कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब जे वाला, इसकी हाइट हमें दी है कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि इफ़ डायमीटर ऑफ कोन इज़ 14 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 14 है मतलब ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा। अब देखो इसमें वॉल्यूम क्या है, एक तो वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम क्या होती है कोन की 1/3 πr²h, और एक वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम क्या होती है πr²h, यही होती है। अब इस केस में h कितना है 36 है और इस केस में h कितना है 24 है, मतलब रेडियस तो सेम है, मतलब हम आराम से क्या कर सकते हैं πr² कॉमन निकाल दिया अगर, ठीक है। r² हमने क्या किया कॉमन निकाल दिया, क्योंकि इसकी अगर टोटल वॉल्यूम निकालनी है, टोटल वॉल्यूम हम क्या करेंगे प्लस ही करेंगे, ठीक है। अगर πr² हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 1/3 × h, मतलब हाइट ऑफ कोन, और 1/3 ऑफ h, इसको स्मॉल h से डिनोट कर लेते हैं हाइट ऑफ j, तो ये हमारे पास बन गया फार्मूला। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² 49 इंटू 1/3, h दिया है हमें कितना है 36, और इधर h हमें दिया है कितना है 36, और इधर h हमें दिया कितना है 24, सॉरी इधर 1/3 नहीं आएगा, इधर सिर्फ h आएगा क्योंकि ये क्या है πr²h, ठीक है। तो इधर हमें कितना दिया 24, तो अगर इसको हम करें ये कितना हो गया 12, और 12 + 24 36, मतलब ये आ गया 7 7 जा 49, मतलब 22 × 7 × 36 हमारा क्या आ गया आंसर। अब अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखें, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 7 जा 42 और 2 2 जा 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका 4, तो यूनिट डिजिट 4, एक तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, मतलब एक तो इसमें था और एक इसमें था, इसमें मतलब सिर्फ यही दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर हमारा हो सकता है। पर लेकिन अब अगर देखो, अब जो ये नंबर है हमारा 36 आ रहा है इसमें, मतलब ये क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल, और 3 से डिविजिबल देखो ये 4 4 8,
3 3 6, 8 से 14, ये तो 3 का डिविजिबल नहीं है। अब जे नंबर ही था जो हमारा 3 का डिविजिबल था, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, ए पार्ट। तो अब हमें क्या था, इसकी पूरी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम सिर्फ यही देखते। अब देखो पाई था इसमें, एक तो ये भी हम देख सकते थे कि 11 का डिविजिबल कौन है, पर लेकिन 11 का डिविजिबल जे भी डी पार्ट भी था, ए पार्ट भी था, और 11 के डिविजिबल से हमें पता नहीं लगा, तो हमने क्या कर लिया, 3 का डिविजिबल देख लिया। ठीक है, तो 3 का डिविजिबल यही दोनों नंबर्स थे, और इन दोनों में से सिर्फ एक ही था जे ए पार्ट वाला, तो ए पार्ट को हमने आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाता आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, ये अब बताइए, ये थोड़ा दिखने में मुश्किल लग रहा है ये क्वेश्चन, ये आराम से आप कर पाते कि नहीं। अब देखो, मैं आपको जो बैच पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने बताया था आपको कि एक इक्वेशन है और ज़्यादा वेरिएबल, तो आपके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे उसको हम क्या कर देंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट। इधर सी की हमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सी को हम क्या करते हैं, जीरो पुट कर लो सी को। ठीक है, सी को क्या कर लिया, जीरो पुट अपनी मर्जी से। सी को अगर जीरो पुट कर लिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल ज़्यादा, एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने दिए हैं हमें, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल दिए हैं, मतलब हम 3 वेरिएबल तो अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो अगर मैंने सी जीरो पुट कर लिया, सी इधर से कटा, सी इधर से कटा, सी इधर से कटा, सी इधर से कटा, मतलब हमने ऑप्शन में से भी काट दिए। ठीक है, अब पुट कर लो अपनी मर्जी से, एक्स को भी क्या पुट कर लो। अब टेन हमें पता है 45 डिग्री आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ए स्केयर इंटू सेक स्केयर 45, सेक 45 कितना होता है √2, और √2 का स्केयर 2, माइनस इधर से बी स्केयर टेन, मतलब इधर क्या बन जाता है हमारा बी स्केयर, मतलब बी स्केयर कितना है, मतलब बी स्केयर टेन 45 कितना होता है 1, 1 का स्केयर 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, मतलब 2a स्केयर इक्वल टू बी स्केयर, ये आ गया हमारे पास आंसर। और इधर से हमें क्या दिख रहा है, इधर से हमें क्या दिख रहा है कि यही तो हमें निकालना है, सेक स्केयर एक्स प्लस टेन स्केयर एक्स। अगर हमने 45 पुट किया, क्या किया हमने 45 पुट किया, और 45 पुट किया हमने, तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक स्केयर 45, मतलब 2 + 1 = 3। अब देखना हमें 3 किस में आंसर आ सकता है। अब इधर से हमें ये पता लग गया कि ए स्केयर अपॉन बी स्केयर, ये कितना है हमारा 1:2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब देखो, अगर बी स्केयर, इधर बी स्केयर है, ठीक है, अगर हम बी स्केयर की जगह 2 पुट कर लें और ए स्केयर की जगह 1 पुट कर लें, इधर बी स्केयर की जगह 2, इधर 1, बी स्केयर की जगह 2, इधर 1, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 2 - 1 1/3। अब 1/3 आया, इधर हमारा आना कितना चाहिए था 3, मतलब ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो ठीक है ये तो कट गया। अब अगला ये वाला, इधर बी स्केयर की जगह 2 प्लस इसकी जगह 1, इधर 2 - 1, तो ये हमारा कितना बन रहा है 2 + 1 3/1, 3 बन रहा है, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, अब इधर क्या बन रहा है 2 - 1, ऊपर देखिए 1/3 बन रहा है, इधर भी क्या बन रहा है 1/3, मतलब हमारे ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 बन रहा है, तो हमारा क्या होगा बी पार्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतने बड़े क्वेश्चन को इस अगर आप अप्रोच के साथ करते तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कुछ मुश्किल लगी। हमने क्या किया, सिर्फ अपनी मर्जी से, इधर क्या था एक इक्वेशन थी और वेरिएबल ज़्यादा थे, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो अभी मैं बैच कर रहा हूँ अलजेब्रा का, ठीक है, उसमें पढ़ाया कि एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए, उनको हम क्या कर लेंगे अपनी मर्जी से कुछ भी पुट। हमने क्या कर लिया, इधर सी को 0 पुट, और हमारे पास क्या आ गया कि ए स्केयर इंटू 2, और अपनी मर्जी से एक्स को क्या कर दिया 45, क्योंकि हमें 45 की वैल्यू आराम से पता लग जाएगी, सेक स्केयर 45 भी और टेन स्केयर 45 की भी। ठीक है, बस हमें ये देखना कि बी स्केयर हमारा ए स्केयर के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2a स्केयर इक्वल टू बी स्केयर, मतलब हमें पता लगा कि ए स्केयर अपॉन बी स्केयर की रेशो कितनी है 1:2। अब हमने अगर इधर हमें यही निकालना था, अगर इधर 45 पुट करते तो सेक स्केयर 45 कितना आया था 2, टेन स्केयर 45 कितना आया था 1, मतलब हमारा आंसर कितना बन रहा था 3। तो अब हमने ए स्केयर और बी स्केयर की इधर वैल्यू पुट करके देखा कि किस में हमारा आंसर 3 बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें हमारा आंसर 3 बन रहा था, तो हमने बी पार्ट को आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 को करने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते तो आप आराम से कर पाते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमें एरोप्लेन का फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, समझ लो एरोप्लेन इस हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, इसका हमें क्या दिया है ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है ये हमें। अब हमें बोला है कि
आफ्टर ए 20 सेकंड ये फ़्लाइट उड़ के इसी हाइट पे रहती है और इधर तक पहुंच जाती है, ठीक है। और एंगल है जो एलिवेशन का वो चेंज हो जाता है किससे, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री टू 30 डिग्री, पर लेकिन हाइट इसकी सेम ही रहती है, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाइट इसकी सेम रही, ठीक है। ये हमारा हो गया चेंज 30 डिग्री से, मतलब 60 डिग्री से क्या हो गया 30 डिग्री। अब हमें बोला कि फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच प्लेन इज एरो, ये हमने लिख लिया कि कांस्टेंट हाइट पे ये उड़ रहा है। इफ़ द एरोप्लेन स्पीड इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इधर से जो जे डिस्टेंस है इसका, इतना कवर इसने किसने किया 20 सेकंड में किया, 20 सेकंड में कवर, पर लेकिन टाइम जो हमें दिया था इसकी स्पीड कितनी है 300 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 6000 मीटर, मतलब हमें पता लग गया कि ये डिस्टेंस कितना होगा 6000 मीटर होगा, ये डिस्टेंस 6000 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा tan 60 होता है वो कितना होता है √3/1, और tan 30 होता है वो कितना होता है 1/, ये टोटल कितना होगा 1/√3। पर हमें दिया है कि जो 1/√3, पर हमें गिवन है कि जो हाइट है वो कितनी है √3, मतलब इसको भी अगर हम √3 में कन्वर्ट करें, इसको भी मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये कितना हो जाएगा 3। मतलब अगर ये जहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस है हमारा 3, और जहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस है हमारा कितना है 1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3 - 1, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 2। अब हमें 2 की वैल्यू दी है, कितनी है 2 की वैल्यू कितनी है 6000। अब हमें बताना कि जो प्लेन है वो किस हाइट पे उड़ रहा है, मतलब हमें √3 की वैल्यू बतानी है, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 2000, और वैसे ही हमें √3 की निकालनी थी, √3 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 2 3 या 6, मतलब 3000, ये कितनी होती है हमारी 3000। तो 1 की वैल्यू कितनी, मतलब 2 की वैल्यू 6000 थी, 1 की वैल्यू थी 3000, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3000 √3, तो मतलब सी पार्ट हमारा क्या आ जाता आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, क्या दिया ये था 60 डिग्री, मतलब ये क्या होगा √3/1, क्योंकि tan 60 कितना होता है √3/1, और वैसे ही tan 30 कितना होगा 1/√3, पर लेकिन ये कितनी थी √3 थी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाय √3 कर लिया, तो ये बन गया √3, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय √3 किया तो ये कितना बन गया हमारा 3, मतलब हमें पता लगे ये टोटल डिस्टेंस था 3, ये इतना है डिस्टेंस था 1, तो ये इतना है डिस्टेंस कितना होगा 2, और ये हमें दिया था कितना 6000, मतलब 2 की वैल्यू कितनी थी 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3000। अब हमें बतानी थी हाइट, तो हाइट कितनी होगी इसकी 3000 इंटू √3, मतलब 3000 √3 हमारा क्या आ जाता आंसर। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, ठीक है। अब जी अगला क्वेश्चन, अब बताइए इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन कुछ मुश्किल थी। हमें पता है कि 961 ये किसका होता है, ये स्क्वायर रूट किसका होता है, मतलब 30 का होता है 900, ये किसका होगा 31 का, ये कितना होगा 144 माइनस प्लस ये कितना होगा 13, ठीक है। अब ये 31 में से 13 के कितना होता है 31 में से 13 के मतलब 18, और 144 में से 18 के मतलब कितना बचेगा हमारे पास 126, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास पूरा, ये पूरा आ गया हमारे पास 126, ठीक है। और ये है जो पूरा, ये कितना आया था इसमें से 11 कॉमन निकाल दिया हमने, तो अंदर क्या बचता 33 प्लस 79 प्लस 14, ठीक है। मतलब 9 3 12 4 16 7 8 9 10 11 1 12 126 इंटू 11, और इनके बीच में क्या था डिविजिबल का साइन, मतलब नीचे 126, तो 126 से 126 कट गया, पीछे क्या बचा 11, हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ करना था कि हमें क्या दिया था ABC नॉर्मली दिया हुआ था, हमें कितना है इनकी रेशो दी थी, हमें कितनी है 2:4:7। अब हमें बोला कि एवरी 3 मंथ ए डबल करता है अपनी इनकम, ठीक है। और टोटल जो हमें दिया है, हमें देखना है कि टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया है, एक ईयर का ही दिया है। मतलब देखो ये ए क्या करता है 3 महीने में डबल करता है, मतलब 3 महीने तक इसने 2 इन्वेस्ट किया, प्लस फिर 2 से कितना हो गया 4 अगले 3 महीने के लिए, फिर 4 से कितना हो गया 8 अगले 3 महीने के लिए, फिर 8 से कितना हो गया 16 अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। और जो बी है हमें, ठीक है, बी क्या करता है हाफ करता है अपना, मतलब अगर 3 महीने के लिए 4 था, अगले 3 महीने के लिए 2 होगा, मतलब आधा हो जाएगा, और अगले 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 1, और अगले 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 1 का भी आधा 0.5 जी।
अब इधर कुछ स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसको भी सी को भी सॉल्व करने लग पड़ेंगे, ठीक है। अब सी को सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत थी, ठीक है। अब हमें बोला कि 1 ईयर का सी का प्रॉफिट ये है, पर हमें परसेंटेज में बोल रहा है आंसर। आंसर किस में बोला है हमें, परसेंटेज में। मतलब हमें इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, मतलब हमें सिर्फ ए और बी की परसेंटेज निकालनी थी। हमें यही पूछा था ना कि बी की कितनी लेस है ए से। तो मतलब अगर हमें सी का कुछ लेना देना ही नहीं है तो सिर्फ हम ए और बी को ही तो करेंगे, हमें सी का क्या लेना देना था, ठीक है। अब हम कुछ स्टूडेंट होंगे इसको कैसे करेंगे कि 7 और 12 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 84 की वैल्यू ये दी है, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, वो सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है। अब सिर्फ हमें बोला है कि हमें बताना है कि परसेंटेज जो प्रॉफिट है बी का लेस है ए से, सिर्फ हम बी और ए को ही लेते हैं। अब देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 नॉर्मल था ये तो कट गया। मतलब ए और बी की रेशो कितनी आ जाती है हमारे पास, 16 4 20, 8 2 10, मतलब 30 रेशो ये कितनी है 4 5 6 7 7.5। अब हमें यही बताना है जे से कितनी लेस है। अब हमें सामने दिख रहा है कि ये 30 में से 7.5 गया, मतलब 22.5 कम है किस पे, 30 पे। तो अब हमें बताना था कि 100 पे कितनी कम होगी, ये कटा, मतलब 225/3, मतलब 3 7 21 3 5 या 15, मतलब 75% ये क्या होनी थी कम। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ मतलब 45 का जूस था नहीं था। अब हमें सिर्फ क्या करना था, सिर्फ ए और बी का जूस था, हमने सिर्फ ए और बी का जूस करके क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। यही तो बोला था हमें। अब बताओ इस क्वेश्चन में अगर ऐसे करते तो कितना टाइम वेस्ट होता। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते तो आपका आराम से ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, वो भी टाइम के अंदर, मतलब खींच के आपके कितने 30 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या था ये, कि इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी ए सी दिया हमें 90 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, हमें एरिया बताना है, मतलब एरिया दिया हुआ है, तो हमें लेंथ बतानी है बी सी क्या होगी। इसके लिए समझ लो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें बोला है कि बी ए सी 90 है, मतलब इधर बी मान लिया हमने, इधर ए इधर सी, ये हमें दिया 90 डिग्री। अब बोला कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, मतलब ए से हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं बी सी पे, ये बना लिया हमने। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब हमें दिया कि जो ये पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसका एरिया हमें दिया कितना है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया दिया जो ए सी डी का, मतलब ए सी डी, मतलब देखो ए सी, मतलब ए सी और डी, जे ट्राइंगल है ए सी डी, इसका एरिया हमें दिया कि ना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल का पता है हमें, ठीक है। अब बोला कि ए सी 5 है, ए सी कितना है 5। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ बी सी, मतलब हमें ये निकालनी है बी सी कितनी होगी, ठीक है। अगर हम देखें कि जो हमारा ए सी डी है, ये इधर कितना बनेगा 90 डिग्री, और ये भी हमें पता है 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, मतलब हमें दिया कि ये दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और इनका बेस भी सेम है कितना है 5, मतलब हमारा जो ट्राइंगल होगा ए सी डी, ए सी डी, ये हमारा क्या होगा ए सी डी, ये क्या होगा हमारा सिमिलर होगा किसके, किसके सिमिलर होगा ये बी सी ए के, ठीक है, बी सी ए के सिमिलर होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो ए सी डी का एरिया है, ए सी डी का एरिया कितना 7, और टोटल जो ए बी सी का एरिया वो कितना है हमें दिया है 63, मतलब इसका अगर हम अंडर रूट करें वो हमारा किसके आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 5 अपॉन इधर ए बी सी में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 20 5/20, इतनी आसानी से हमारा ये आ गया। मतलब हमारे पास हो जाता है कि 7:63 किसके इक्वल आ जाता, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 20 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट इस तरफ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 7 9 जा 63, 20 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती 25 × 9, मतलब जो हमारा 20 होता है वो कितना होता 5 × 3, मतलब 15 सेंटीमीटर क्या आ जाता हमारा आंसर। तो यही तो हमें निकालना था कि BC कितना होगा, तो BC हमारा बड़ी आसानी से क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि जो जे ट्राइंगल होगा जे सिमिलर होगा पूरे के, इसका हमें एरिया दिया था 7 और इसका एरिया दिया था टोटल का 63, तो मैंने क्या कर दिया 7/63 का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि जो साइड की रेशो होती है वो एरिया के रेशो क्या होती है स्क्वायर रूट ही होती है, ठीक है। तो मतलब 7/63 का अंडर रूट ये किसके इक्वल आया था 5 का स्क्वायर, मतलब 5 अपॉन 20,
ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट इस तरफ जाता तो ये क्या होता स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 25/BC²। तो इसकी वजह से हमारा BC² कितना आ गया 5 इंटू मतलब 25 इंटू 9, तो BC कितना आ गया 5 इंटू 3 मतलब 15। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ जाते तो आपका आराम से ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन क्या था कि मुक्ति ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ इतना फ्रॉम अ लक्ष्मी बैंक फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, लक्ष्मी चीट फंड से वो लोन लेती है। ठीक है, इफ़ ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% पर एनम, रेट दिया है हमें। तो अब हमें बताना क्या था, बट अमाउंट विल शी हैव टू पे इन द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल बाद उसको कितना डिस्काउंट मतलब कितना टोटल पे करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम सिंपल यूज़ कर लेते हैं यार। देखो 20,000 का लोन लिया, 8% पे 2 साल का, मतलब 1 साल में कितना हो जाएगा 108/100, 108/100। अब देखो मैंने इधर 12.5% का मतलब 8% था, मतलब वो होता है ना एक 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते थे ना कि 4 to 8 मतलब 27/25। वो लेके क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर 2 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो हमारे कट रहे थे आराम से। अब देखो 2 8 जा 16 और 6 4 जा कितना होता है 24। मतलब हमारा जो जूनियर डिजिट आराम से कितना आ रहा है इधर 4, सॉरी हमारा जूनियर डिजिट कितना आ रहा है 2 8 जा 16 और 6 8 जा 48। ठीक है, जूनियर डिजिट कितना हमारा है 8। तो 8 एक ही ऑप्शन में था, तो ये 3 ऑप्शन कट के 8 एक ही ऑप्शन में था, तो हम ये टिक लगा देते तो हमारा आराम से ये हो जाता। मतलब इसको हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया कि 20,000 हमें दिया था, 108/100, 108/100, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गए। तो अब हमारे पास 2 8 जा 16 और 6 8 जा 48। तो जूनियर डिजिट कितना आ गया हमारे पास 48। तो हमारा ये आराम से हो गया। ठीक है, इधर 48 था 8। ये पता लगा ना सबको कैसे हुआ कि 2 मतलब सिर्फ जूनियर डिजिट देखा हमने, 2 8 जा 16 और 6 8 जा 48। ठीक है, तो जी अब जी अगला क्वेश्चन। अब बताइए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है हमें सर्टेन सम ऑफ मनी पे रेट ऑफ 6% पर एनम 7 ईयर के लिए इतना। ठीक है, मतलब 7 6 जा 42%, मतलब 42% की वैल्यू दी है हमें कितनी है 840। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाती 41 42 2 या 84 20। तो 100% की वैल्यू कितने आ जाते हैं हमारे पास 20 के आगे 2 जीरो, मतलब 2,000 रुपीज़ क्या था हमारा समता। तो अब हमें बताना है कि किस रेट में सेम इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब हमें रेट निकालना है और टाइम दिया है 5,000। मतलब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए हमें 840 किस पे 2,000 पे, और हम रेट नहीं दिया है, रेट अब हमें निकालना है न्यू वाला, और हमें टाइम दिया है 5 ईयर्स। मतलब हमारा आराम से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो जहाँ से 1 जीरो जहाँ से कट गया, मतलब 5 दूने ये कितना हो गया 10। मतलब रेट कितना आ जाता हमारा 84/10। तो 8.4% आ जाता हमारा रेट। अब बताइए इस क्वेश्चन में करने में कुछ दिक्कत हुई है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आराम से हो पाएगा जी। ठीक है, अब जी अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को किस तरीके से करवाते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको देखना है कि मैं कैलकुलेशन किस हिसाब से करूँगा। ठीक है, ए दिया है हमें इनलेट पाइप है। ठीक है, ए दिया है इनलेट पाइप है, वो कितनी है 3.6। ठीक है, और हमें बी दी है आउटलेट पाइप है। ठीक है, ये कितना करता है 6.3। ठीक है, अब देखो हम जो 3.6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4, मतलब 0.9 इंटू 4। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 इंटू 7। मतलब अगर हम इसका एलसीएम निकाले तो वो हमारा कितना आ जाता 0.9 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, और 3.6 है मतलब 9 4 जा, तो पीछे क्या बचता 7। तो इधर 6.3 है तो 9 7 जा, पीछे क्या बचता 4। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी, और ये दी थी हमें कितने टाइम में करवाता है। ठीक है, अब हमें बताना कि दोनों जब एक साथ हम ओपन करेंगे कम्प्लीटली फील्ड कितने में होगा। अब हमें दिया कि 0.9 इंटू 4 इंटू 7 है, और ये कम्प्लीटली फील्ड कितने में होगा, ये आउटलेट पाइप है। मतलब जो टोटल इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 7 में से 4 के 3। तो मतलब 3 की एफिशिएंसी से ये काम हो पाएगा। ठीक है, अब देखो 7 4 जा 28, और ये जहाँ से कट गया मतलब 0.3, 7 4 28 3 जा 84। तो 8.4 आपका क्या आया था आंसर। तो आपका बड़ी आसानी से आ गया ना बी पार्ट आंसर। बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या था हमें एक सेंटर दिया सर्कल का कि ऐसे है एक सर्कल। ठीक है,
अब हमें बोला कि जो इसका सेंटर है ऐसे करके, अगर समझ लो रेडियस है, ठीक है, हमें बोला कि सेंटर ऑफ सर्कल दिया है हमें कितना है -1 3, और डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है 2 5, हमें बताना है कि दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब इधर एक्स वाई क्या होगा। अब कुछ लोग होंगे वो इधर फार्मूला लगा रहे होंगे कि जे वाला डिस्टेंस इक्वल होगा जे वाले डिस्टेंस के, तो वो वाला फार्मूला कि x1 माइनस एक्स का स्केयर प्लस y1 माइनस वाई का स्केयर का अंडर रूट, वो वाला हमें वो निकालना। ठीक है, अब देखो इसकी रेशो 1:1 होगी। अब हमें पता है कि अगर 1:1 है, मतलब जो ये बीच वाला होगा ये क्या होगा, इन दोनों के सम का अपॉन 2, ठीक है, आधा, मतलब हम लिख सकते हैं कि x + 2/2 ये कितना होगा -1। तो हमारे पास कितना आ गया, x + 2 = -2, तो हमारे पास x कितना आया था -4, और x -4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो हमारा बी पार्ट क्या आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें क्या दिया था कि जे दिया है, हमें जे निकालना था, मतलब हम आराम से कहते 2 + x/2 = -3, तो x + 2/2 आया था हमारे पास -1, तो x + 2 आया था -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, तो हमारा -4 बड़ी आराम से आ जाता। और बाई चांस अगर -4 इधर और भी ऑप्शन में होता, तो अब हम क्या लेते बाई वाला। अब y वाला क्या है, y इधर क्या है 5, मतलब y + 5/2, ये किसके इक्वल होता है, y के, मतलब y वाला मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो y + 5 कितना आया था 6, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 आ रही है हमारी, तो मतलब बी पार्ट क्या होगा हमारा आंसर। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप करते थे, इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे मेरे ख्याल से, ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं हो सकता है। अब जी अगला क्वेश्चन, अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाते हैं। और ये भी क्वेश्चन सिर्फ दिखने में मुश्किल लग रहा है नहीं असल में, ठीक है, बोला कि शॉपकीपर इनकरिंग ए लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंस, ठीक है, जब वो 20 पेंस सेल करता है, मतलब अगर हम करें इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है CP - SP, मतलब जब हम 20 पेन बेचते हैं, मतलब 20 की CP माइनस 20 का SP, वो इक्वल आ रहा है कि इसके 4 CP का लॉस हो रहा है हमें, यही बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन का क्या हो रहा है हमें लॉस, मतलब इससे हमें क्या पता लग गया कि 16 CP = 20 SP, मतलब हमारे पास CP और SP की रेशो कितनी आ गई 20/16, मतलब 5/4, ठीक है, ये आ गई हमारे पास किसकी CP और SP की रेशो 5/4 आगे रेशो। अब हमें बोला है कि 20 पेन हम सोल्ड करते हैं, पर लेकिन अगर हम ये करें कि इफ़ द शॉपकीपर हैड परचेज 20 पेन्स एट ए 10% लेस, अब बोला कि उसने जो ये पेन है -10% कम पे ख़रीदे होते, -10% का मतलब 1/10, मतलब -0.5 पे, मतलब 4.5 पे उसने ख़रीदे होते, पर लेकिन उसको बेचता किस पे 25% मोर पे, मतलब +25% पे, 25% का मतलब 1/4, मतलब 5 के बेचता। तो अब हमें बताना है कि देन हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट उसको होता। तो अब हमें इसका कुछ लेना देना नहीं था कि 20 पेन उसने बेचे या कुछ, हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि जो 20 पेन का प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, एक पेन का तो वही आएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता 0.5 का, किस पे 4.5 पे, तो 100 पे कितना होता, तो ये कट गया 5 9 या 45, मतलब 100/9% का उसको प्रॉफिट होता, मतलब 100/9% कितना होता है 11.11, तो मतलब 11.1 बी पार्ट आंसर आ जाता हमारा, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ करने का ज़रूरत थी, हमने सिंपल क्या किया कि हमें दिया था कि कॉस्ट जो भी हम 20 पेन को सेल करते हैं तो हमारा लॉस आता है 4 पेन्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर, हमने लिख लिया कि 20 की कॉस्ट प्राइस माइनस 20 की सेलिंग प्राइस, तो हमारा लॉस कितना आ रहा है 4 का CP, मतलब CP और SP की रेशो आ गई 5:4। अब हमें बोला था कि जो हम कॉस्ट प्राइस अगर उसको 10% कम पे ख़रीदते, ठीक है, और उसको 25% ज़्यादा पे बेचते, मतलब 5 का 10% कम किया, 0.5 कम किया, पीछे कितना बचा 4.5, और 4 को 25% बढ़ाया, हमारा कितना हो गया 5, तो अब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता, इधर से कितना 0.5 का किस पे 4.5 पे, तो 100 पे कितना होता, तो ये हमने निकाले कि 100/9 मतलब 11.1%, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बताइए इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे थे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो यही मेथड काम आएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था जैसे, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, हम ये मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा कि बहुत बार आता है, इसमें क्या होता है कि अगर sin x और sin स्क्वायर x अगर हमें 1 दिया ना, तो इसका आंसर 1 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमें यही निकालना है, इसका आंसर क्या होगा
वन नहीं होगा। पर लेकिन ये आया कैसे वन, आपको ये सीखना है, ठीक है। अब देखो इधर से हम ये पता लग सकता है कि जो साइन एक्स है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और हमें पता है कि जो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब हमें पता लगी जो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वो कितनी है, साइन एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन एक्स, मतलब जो जे है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस की पावर 4x है। तो इधर हम अगर इसको साइन में अगर हम कन्वर्ट करें, तो अब देखो कॉस की जो स्क्वायर है तो इधर साइन का 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस की अगर 4 है तो साइन का क्या होगा, फिर से कॉस लिख दिया मैंने, क्या हो रहा है जी, अगर कॉस की पावर 4 है मतलब साइन की पावर स्क्वायर एक्स, प्लस इधर 2 इंटू कॉस की 6x है, मतलब साइन की 6x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये कॉस की पावर 8x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x, ठीक है, लिख लिया इसको। अब देखो ये किस फॉर्म में बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में बन रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स हमें दिया कितना है, 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो मैंने पहले ही बता दिया था इसका आंसर क्या होगा 1। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि हमें जे वैल्यू दी है, हमें जे निकालनी, तो इसका मैक्सिमम टाइम आंसर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो हमने बड़ी आसानी से ये निकाल दी कि जो हम ये था कॉस की पावर 8x, इसको हम लिख सकते थे क्योंकि हमारे पास आ गया ना साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस की पावर अगर 8x होगी तो साइन की पावर 4x होगा, इसी का 8 का आधा हो जाएगा। इधर 6 था, इधर सॉरी ये 3 हो जाता, ठीक है, इधर क्या हो जाता 3, और इधर कॉस की पावर 4 था, इधर क्या हो जाता 2। तो हमारा ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो ये किसका होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब इधर साइन ए कितना था साइन स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी कितना था साइन एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हमें दिया था गिवन कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कैसे करवाते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मेथड देखना और अपना मेथड भी देखना कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है। अब देखो मैंने इधर क्या देखा कि अभी कंप्लीट करता है वर्क 50 डेज़ में, अभी कितने डेज़ में करता है 50 डेज़ में, एंड वरुण इज़ 25% मोर एफिशिएंट है उससे, मतलब अगर ये 4 होगा ये 5 होगा, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज़, अब ये टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो अभी है इसकी 4 की एफिशिएंसी है, ये 50 दिन में करता है, मतलब 4 इंटू 50 मतलब 200 वर्क होगा टोटल। अब हमें बोला कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज़, मतलब 5 4 9 मिलके टोटल 8 डेज़ तक काम करते हैं, मतलब 72 काम कर लेते हैं। तो पीछे जो रिमेनिंग काम है वो कितना बचा, 200 में से 72 निकाले 128 रिमेनिंग काम बचा। अब हमें बोला कि जो रिमेनिंग वर्क है चारों कंप्लीट करता है कितने, इतने दिनों में, मतलब जो 128 वर्क है वो जो चारों कंप्लीट करता है वो कितने दिनों में करता है, 6/2/5, मतलब 6 5 जो 30 2/5 दिनों में, ठीक है। तो मतलब ये अगर एक काम होता तो इसको कितने दिनों में करता, बाय 5 इंटू 128 में, और टोटल काम कितना था 200, तो ये इंटू 200 काम कितने में करता, इंटू 200 कर लिया हमने जे। अब 25 4 जा 5 4 जा 20 4 10 जा 40, मतलब हमें पता लगे जो चारू है कितने 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, और ये 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 200/10, मतलब 20 की एफिशिएंसी इसकी होगी। अब हमें यही बोला था कि वरुण और चारू मिलके 75% कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे। अब टोटल काम था 200, 200 का 75% मतलब 3/4, ये काम कौन चारू और वरुण मिलके मतलब 25 मिलके कितने दिनों में करेंगे। अब 25 8 जा 4 2 जा मतलब 3 2 जा 6 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाता वर्क, तो सी पार्ट हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था, तो आराम से आप करवाते हैं, ठीक है। समझ लगी सबको ये क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और इसकी अगर किसी को एनोटेशन फाइल भी चाहिए होगी तो वो मैं टेलीग्राम पे चढ़ा दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको सिंपल फार्मूला बताना चाहिए था, ठीक है। अब देखो जो मीडियन होता है, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, एल मतलब जो भी हमारा लोअर लिमिट है क्लास की, ठीक है। एल लोअर लिमिट, जैसे जे इधर है 35 45 55 65, ये क्या है इनकी लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है मीडियन का, एल प्लस n/2। अब इधर n क्या है हमारा, मतलब ये बताऊंगा मैं n क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अपॉन
अपॉन क्या होता है कि मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू हाइट। हाइट क्या होती है, मतलब हाइट मतलब एच लिख रहा हूँ मैं, हाइट क्या होती है मतलब जो इनके बीच के जो भी डिफरेंस है, ठीक है, ये होती है। अब देखो सबसे पहले इधर क्या है, एल। एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब हमें पहले मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, कौन सी है, ठीक है। अब देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर क्या आ गया 8, 8 और 12 कितने होते हैं 20, 20 और 20 40, और 40 और 10 50, ठीक है। तो मतलब ये कैसे किया, एक और बार समझ लो आप इसको, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया कि ये 8 है, और 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास। अब हमें पता लगे टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 50। तो जो मीडियन क्लास होगी, मीडियन क्लास किस में आएगी 25th और 26th टर्म, और 25th और 26th टर्म किस में आ रही है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास, क्योंकि इधर 40 है ना, 20 से लेके 40 तक, मतलब 21, 22, 23, 24 ये सारे नंबर किस में आएंगे, इस क्लास में। तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। अब इसमें हमें बताना कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारी 55, मतलब लोअर लिमिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 55, ठीक है, हमने लिख लिया 55। अब टोटल एन, टोटल नंबर कितने हैं हमारे 50, मतलब 50/2 माइनस सी एफ। अब सी एफ क्या आती है, जो हमारी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दी है 20, लिख लिया 20 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा हमारा एफ। अब मतलब एफ कितना आ जाएगा हमारा, एफ कितना दिया है हमें 20, ठीक है, इंटू इंटू अब ये क्या आता है एच, एच क्या आता है जो भी इसका डिफरेंस है, मतलब 65 में से 50 का कितना 10, तो ये हम निकाल दे, ये हमारा कितना आता 25, तो 55 प्लस 25 में से 20 के 5/20 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, मतलब 55 प्लस 2.5, तो ये हमारा आंसर कितना आया था 57.5। तो 57.5 हमारा आंसर आ गया। बस आपको सिर्फ एक जे वाला फार्मूला याद रखना था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, जी अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बहुत ही बेहतरीन मेथड बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये था, सबसे पहले हमें जे निकालना है, ठीक है, जे दिया है और जे दिया है, ठीक है। अब देखो ए स्केयर बी स्केयर दिया है 1, इधर से हम क्या लगा सकते हैं कि ए स्केयर कितना है 1/b स्केयर, मतलब अगर हम 1/b स्केयर को उल्टा करें तो वो कितना बन रहा है ए स्केयर। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम ए क्यूब बन गया, क्योंकि 1/b स्केयर क्या होगा ए स्केयर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इधर क्या लिखा था हमारा था ना a/b स्केयर, मतलब इसको लिख सकते हैं a इंटू 1/b स्केयर, और 1/b स्केयर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1/b स्केयर किसके इक्वल आ रहा है ए स्केयर के। तो ये क्या बन जाता है ए स्केयर इंटू ए, मतलब ए का क्यूब। तो ऐसे ही हमने इसको लिख लिया, ये बन गया हमारा ए क्यूब प्लस ये बन गया हमारा वैसे ही 1/a स्केयर किसके इक्वल होगा बी स्केयर के, मतलब बी क्यूब प्लस 3ab। अब अपॉन में ए बी है दोनों का, जे मतलब 1/a बी के बराबर होगा, 1/b ए के बराबर होगा, तो ये 1/ab क्या बन जाएगा ए बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, यही तो बन रहा है, मतलब इसको ही हम लिख सकते हैं। तो इधर से हमारा और क्या आ जाएगा a इक्व टू 1/b, ठीक है, तो इसको ही हम लिख सकते हैं a इंटू 1/a का होल क्यूब, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें निकालना है कि a कितना होगा, इधर दिया हमें a का स्क्वायर और इधर दिया हमें 56, और इसको हम तोड़ के लिखें, इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 28, मतलब 7 इंटू 4√3, ठीक है। तो अब अगर 97 को ही हम तोड़ के लिखें, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ना कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4√3 का स्क्वायर, मतलब 4 4 16 3 या 48, 49 प्लस 48 क्या बनता है हमारा 97, मतलब हमारे पास क्या आ गया कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 48 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4√3। अब देखो ये क्या बन रहा है 7 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है 4√3 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास फार्मूला बन गया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 प्लस 4√3, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब अगर हम इस वैल्यू को इधर पुट कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा 7 प्लस 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3। जब इसको रैशनलाइज करेंगे ऊपर क्या बन जाएगा 7 माइनस 4√3 और नीचे 7 माइनस 4√3। तो जे 7 का स्क्वायर 49, मतलब जे किसका फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 मतलब 1,
ये तो क्या बन जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब हमारे पास बचा इसका होल क्यूब निकालना है हमें। ये प्लस का 4√3 माइनस का 4√3 कट गया, पीछे क्या बचा 7 + 7 का होल क्यूब मतलब 14 का क्यूब। अब 14 का क्यूब क्या होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64 मतलब 4 वाला हमारा क्या होगा आंसर। और 14 का क्यूब क्या होता है 2744। तो ऐसे हमारा आंसर आता है 2744, ठीक है। तो इतना सा इस क्वेश्चन में करना था। अब ये अगला एवरेज का क्वेश्चन था। अब एवरेज का क्वेश्चन पता ही आपको किस मेथड के साथ करते हैं कि एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर दिया है 20 मैचेस का 40 रन, मतलब 20 मैचेस का हमें कितना दिया है 40 रन। अब हमें बोला कि इफ़ इज़ हाईएस्ट स्कोर वाज 78, हमें बताना है कि उसका 19 मैच। अब उसका हाईएस्ट स्कोर कितना है 78। अगर हम हाईएस्ट स्कोर को उसको निकाल दें तो पीछे जो 19 मैच बचे उसका स्कोर कितना होगा। अब देखो हाईएस्ट स्कोर कितना ज़्यादा है 38 ज़्यादा है ना, 38 ज़्यादा है। तो अगर हम हाईएस्ट स्कोर को निकाल दें तो हमारी जो एवरेज होगी वो क्या बचेगी 38 कम हो जाएगी, पर कितने नंबर्स पे 19 नंबर पे, क्योंकि हमें रिमेनिंग कितने 19 की मैच का निकालना है, ठीक है। जो 19 2 जा तो हमारी जो एवरेज होगी 19 मैच की वो कितनी आ जाएगी 40 - 2 38। तो ये हमारी 19 मैच की एवरेज आ जाएगी कितनी 38। तो हमारा बड़ी आसानी से आंसर कितना आ गया 38, ठीक है। तो ये अब ये देखो ये क्वेश्चन था एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मेरे को लगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि ए मैन हु इज़ 2.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज कार, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो एक मैन था वो अपनी कार से कितने दूर था 2.4 किलोमीटर, मतलब हमें दिया जो आंसर सेकंड और मीटर में दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2400 मीटर दूर था। अब वो क्या करता है कि वो कार के अबे मूव कर रहा है, मतलब इधर मैन समझ लो मैन इस साइड जा रहा है कितने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, एंड द कार टेक्स 75 सेकंड। और जहाँ पे कार है हमारी इसको जहाँ पे मैन हमारा कैच होगा टोटल कितने लगेंगे 75 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब देखो जो ये मैन था ठीक है, इसको 75 सेकंड के बाद कैच करेगी वो, मतलब जो मैन होगा हमारा 75 सेकंड तक और चलेगा, मतलब ये मैन हमारा और कितना चल जाएगा जहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस 7 2 जा 140 मतलब 150 मीटर और चल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो कार है कार कितना चलेगी 2400 + 150, 2400 + 150 मतलब कार कितना चलेगी हमारा 2550 मीटर डिस्टेंस चलेगी कितना 75 सेकंड में। मतलब हमारे पास कार की स्पीड कितनी आ गई 25 1 जा 25 0 25 2 जा मतलब 25 3 और 3 से कटा 3 3 या 9 3 4 जा 12, मतलब कार की स्पीड आ गई हमारे पास 34 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई इसकी हमें कार की स्पीड। अब हमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला है। अब नेक्स्ट बोला कि ए ट्रेन वुड कवर 15 सेकंड टू क्रॉस द सेम मैन इफ़ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम द कार एट 2 मीटर पर सेकंड और 16 सेकंड लेता है। मतलब अगर टी है, टी का मतलब ट्रेन, अब जो टी प्लस वो मैन चलेगा और टोटल टाइम कितना लगेगा 16 सेकंड। अब देखो 16 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला, ठीक है। अब 16 सेकंड क्या हो रहा है देखो, अच्छा सॉरी 16 सेकंड नहीं 16 सेकंड अगले का दिया है इधर 15 सेकंड कि मतलब 15 सेकंड के बाद ट्रेन उसको क्रॉस करेगी, मतलब 15 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितना चलेगा 30 मीटर का डिस्टेंस, मतलब टी प्लस 30 मीटर का डिस्टेंस कितने में चल रहा है 15 सेकंड में, ठीक है। मैंने अगली लाइन पढ़ ली, इधर कितना दिया था हमें कि ए ट्रेन वुड टेक 15 सेकंड टू क्रॉस द सेम मैन इफ़ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रेन इन 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 15 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना चलेगा 30 मीटर, तो मतलब जो ट्रेन होगी उसको अपना डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा प्लस 30 मीटर उसको और कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए टोटल टाइम कितना लगेगा 15 सेकंड। और हमें बोला कि नेक्स्ट कि ट्रेन क्या करती है 16 सेकंड लेती है अगर उसको 60 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कवर करना है, मतलब उसको टी तो कवर अपने ट्रेन का डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा प्लस कितनी 16 सेकंड में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या वाला लग गया कि जो जे वाला डिस्टेंस है देखो हो रहा है 30 मीटर कब हो रहा है 1 सेकंड में, मतलब हमें पता लग गया जो ट्रेन है 30 मीटर चलती है कितने 1 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
इसमें किसी को कुछ डाउट कि अब देखो t+30 अगर 15 सेकंड में चल रहा है, t+60 कितने में चलेगा 16 सेकंड में, मतलब ये 30 मीटर का फ़र्क पड़ रहा है कितने 1 सेकंड में, मतलब जो ट्रेन होगी हमारी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो ये चलेगी, हमने निकाल दिया। अब हमें बताना कि टाइम टेकन कितना कार कंप्लीटली। अब देखो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या कर रही है, ये एक दूसरे के अवे जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी कार माइनस टी, तो ये कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। अब हमें बताना है कि वो कम्प्लीटली, अब जो उसको डिस्टेंस कंप्लीट नहीं चलना पड़ेगा, वही डिस्टेंस चलना पड़ेगा जितना ट्रेन चलेगी। ठीक है, और इधर 30 सेकंड था, अगर हम -30 और कर दें तो जो टी होगा इधर -1 सेकंड और कम हो जाएगा, मतलब टी कितना 14 सेकंड लेगा। अब अगर टी 14 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, अब ये किस स्पीड में चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलती है ट्रेन, तो 43 या 420 मीटर हमारा क्या था डिस्टेंस, और 420 मीटर डिस्टेंस था, उसको 4 मीटर रिलेटिव स्पीड के साथ चलना था, तो हमारे टोटल टाइम कितना लगेगा 105 सेकंड। तो 105 सेकंड क्या आया था हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, अब जी अगला क्वेश्चन। और देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा आपको। अब देखो मैंने बताया था आपको कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ हमारी 1/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। देखो ए को 0 तो पुट नहीं कर सकते इधर, तो ए को अगर बाई चांस आप 1 पुट करो, ठीक है, तो 2x कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और x की वैल्यू 1 आई। अब इधर देखो ए की जगह अगर हम 1 + 1 पुट करेंगे, ठीक है, इधर 1 + 1 पुट किया हमने ए की जगह, ठीक है, और 1 + 1 पुट किया, ये कितना आ रहा है हमारा 2, इधर 1 + 1 पुट किया तो ये कितना आ रहा है 1, इधर 1 पुट किया 0, इधर 1 पुट किया 0। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 आई और x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 - 1 0/1 मतलब 0 बन रहा है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर जे भी नहीं हो सकता, जे भी नहीं हो सकता, जहाँ तो आंसर जे होगा, जहाँ तो आंसर जे होगा। पर लेकिन अगर मेरे को लगाना होता इधर 2x था तो मैं जे वाला लगा के चला जाता आगे, पर लेकिन अब हमारे पास क्या आ गए 2 ऑप्शन सेम आ गए, मतलब हमारा x = a = 1 पुट करने पे नहीं आया इसका आंसर। तो अब हम क्या करते हैं, इधर है जो, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ कि देखो अगर इधर हम 1 पुट करके हमारा नहीं आया, 2 ऑप्शन हमारे सेम आ गए, तो हम क्या करते हैं इधर a की जगह कोई ऐसा पुट कर लो जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। मतलब हम अगर 4 पुट कर लें तो हमारे पास 2x कितना आ जाएगा 2 + 1/2, ठीक है, मतलब 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 + 2 यही आ गया ना 2 + 1/2, तो 2 + 1/2 मतलब 5/2, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। ठीक है, अगर इधर हमने क्या किया a की जगह 4 पुट किया, अगर a की जगह 4 पुट करते ये कितना बनता 4 - 1 3/2, इधर 4 - 1 3। अब हमें देखना है कि x की जगह जे पुट करके इधर आंसर 3/2 आ रहा है या 3 आ रहा है, क्योंकि जे ऑप्शन तो हमारे पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब इधर हमने पुट करना है कि हमारा कितना आता है 5/4 की जगह पुट करना है। ठीक है, और देखो x की जगह 5/4 पुट किया तो हमारा कितना आ जाएगा 25/16 - 1 अपॉन 5/4 - 25/16 - 1। अब ये 25 में से 16 गए 9/16, इधर भी 5/4 इंटू 9/16, मतलब ऊपर कितना आ गया हमारे पास 3/4, नीचे 5/4 - 3/4, मतलब 3/4 अपॉन 5 में से 3 2/4, 4 से 4 कटा 3/2, अब 3/2 किस में था इसमें, तो हमारा सी पार्ट क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 मैरिड कपल हैं, 6 सीट उन्होंने बाउट की। ठीक है, समझ लो 1 2 3 4 5 6 सीटें उन्होंने खरीदी टैलेंट शो के लिए। इन हाउ मैनी डिफरेंट बेस कैन दे बी सीटेड, कितने बेस में वो बैठ सकते हैं कि ऑल मैन सीट टुगेदर टू द राइट ऑफ ऑल वुमेन। मतलब हमें बोला कि इधर 3 क्या बैठेंगी वुमेन और इधर 3 क्या बैठेंगे मैन। ठीक है, अब देखो मैन कितने हैं टोटल 3, वुमेन कितनी है 3, मतलब जो पहली सीट है इसमें 3 तरीके से बैठ सकते हैं, इस सीट में 2 तरीके से, इस सीट में 1 तरीके से। वैसे वुमेन भी 3 × 2 × 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 3 2 6 × 6, तो आंसर कितना आ गया 36, मतलब 36 तरीके से ये बैठ सकते थे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर पाते। इधर कोई NCR वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, सिर्फ जे फार्मूला लगाते आराम से 36 आता, आगे बढ़ते, ठीक है। अब जे क्वेश्चन था, जब वन ऑफ द मैं इजीएस्ट क्वेश्चन बोलूँगा ये, इसको ये सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा था, ठीक है। ये ब्लेंड है टी का, जिसमें असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी, मतलब असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स की टी दी है हमें 2:3:1 में, और अनदर बैरल है उसमें दी है दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा, ठीक है, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा, इसकी रेशो दी है हमें कितनी है 5:4:3, ठीक है। बोला कि इफ़ इक्वल वेट्स, अब इक्वल वेट है अगर, ठीक है, जे जीरो होगा इधर, जे इधर जीरो होगा, और इक्वल वेट है, जे कितना आएगा 3, 4, 5, 6, जे 6 आ रहा है, जे 5, 4, 9, 3, 12, जे 12 आ रहा है, मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जे कितना हो जाएगा 4, जे कितना हो जाएगा 6, जे कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास टोटल जो मिक्सचर होगा उसमें कितना आएगा 4 जे आएगा, 5 6 11 जे आएगा, 4 2 6 जे आएगा, और 3 कांगड़ा वाली, ठीक है। अब हमें बताना कि जो न्यू मिक्सचर हमारा बना उसमें कांगड़ा वैली की जो भी होगी टी, उसमें पर किलोग्राम पे कितना होगा। अब देखो 6 3 9, 9 11 20, 24, टोटल 24 की वैल्यू हमें दी है, कितनी है 1000, ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। हमें बताना कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी होगी। अब 3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 3 24, 8 1 जा 8 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, मतलब 125 ग्राम हमारा आराम से आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये आ गया इसका 125 ग्राम आंसर, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन, ये भी कितना एवरेज का क्वेश्चन तो ऐसे उड़ाते हैं हम, है ना, कि एवरेज का क्वेश्चन क्या दिया था कि एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट की दिया था 35 kg, और एवरेज वेट इंक्रीज टू 36 kg जब टीचर को हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम देखो एवरेज वेट था 35 kg, अब हम टीचर को जब हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये जहाँ से कितना बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है, मतलब +1 बढ़ेगा कितने स्टूडेंट्स पे। अब पहले 35 से जब +1 हुआ 36 हो गए, मतलब 36 पे बढ़ेगा, मतलब 35 + 36 = 71 kg हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो देखा इस क्वेश्चन को हमने कितने आराम से कर लिया, ठीक है। तो इतने ही आपके 25 क्वेश्चन थे, तो जिसको हमने आराम से कर लिया, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ अगर जाते अगर आप एग्ज़ाम देने, तो अगर इस अप्रोच के साथ अगर हर एक क्वेश्चन को करोगे तो आराम से आपका 15 मिनट में पूरा मॉक कंप्लीट हो सकेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको तरीके जानने हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो कर लीजिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।